हाँ, तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ इस एप्लीकेशन को समझने की। एक सीधी लकीर अनंत तक जाती धड़कन, दूरी बढ़े तो असर धीमा जैसे याद का धुआं। हवा ने बेलन सा घेरा बांधा, पूछा तेरी छुअन कितनी। उसने कहा जितना घेरोगे मुझे उतना ही बोलूंगा मैं। ना सिरा ना छोर बस रोशनी का चलन, पास आओ तो चुभन सी, दूर जाओ तो फुसफुसाहट। रेशमी नियम है असर उसका, वन बयार की चाल। सीने से लगाओ तो तेज, किनारे रखो तो हल्का। नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में। पिछली वीडियो में आपने गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमने किया था, तो अभी हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर। सो इसकी बेसिकली तो 4 एप्लीकेशंस हैं। हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास एक है इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर। सो इसमें हर चीज का अपना अपना एक मतलब है। हमारे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, जो इधर से भी पता नहीं कितनी दूर जा रही है, इधर से भी, और हमने उसको बहुत पतला लिया हुआ है, बहुत ही थिन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मान लीजिए ये रिफल है और ये पूरा चार्ज्ड है, ठीक है, इधर से भी नहीं पता कहां तक जाता है, इधर से भी नहीं पता, आकाश को जाता है या पाताल को जाता है ये नहीं पता, इनफाइनाइट है। तो इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है। तो देखिए अब कमाल गॉस थ्योरम का कि हमें इस इनफाइनाइट चीज का भी क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कहां पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके आसपास। तो हम जब बात करते हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हमने प्रूव नहीं करना, अब इसको हमने अप्लाई करना है। और इसमें मजेदार बात यह है कि ये सेम जो आप गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो, आगे जो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर आएगा उसमें भी आप फ्लक्स फाइंड करोगे और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको अप्लाई करना गॉस थ्योरम को। और देखिए जितनी भी एप्लीकेशंस है सारी की सारी बहुत सिंपल हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई का मतलब क्या होता है? देखिए कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हमने इसको अप्लाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव नहीं करनी है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको अप्लाई करना है, मतलब हमने इस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां फाइंड करना है? इस वायर के आसपास, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ आई तो दोबारा से वापस जाके वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो यहां से भी नहीं पता कितनी है। पहले हम इसको ऐसे बना देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसको डॉटेड शो कर देते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ से और यहाँ से कितनी लंबी है ये वायर। और इसके ऊपर जो हमारे पास जो चार्ज है, देखिए ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसलिए हम इसके सिर्फ ऊपर या नीचे ही यहाँ पे जो चार्ज है वो शो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखिए अगर मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है तो इसके यहाँ पे भी चार्ज होगा, फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे भी, वो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज कितना है और नीचे चार्ज कितना है, ठीक है। और यहाँ से इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है। अब रही बात, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ? चाहे यहाँ पता कर लो, चाहे यहाँ पता कर लो, आगे या और आगे चले जाओ, उस पे इतना मैटर नहीं करता। तो हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का मतलब समझो आप, गॉस थ्योरम मतलब फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। जैसे हमने गॉस थ्योरम में किया था कि छोटा सा चार्ज पार्टिकल लिया हमने और उसके अराउंड हमने पार्टिकल के जैसी ही सरफेस इमेजिन कर ली। पार्टिकल छोटा सा स्फेरिकल होता है ना, तो उसके अराउंड हमने स्फीयर इमेजिन कर लिया था। अभी यहाँ पे हमारे पास ऐसी एक
पतली सी वायर है और इसका हमने फ्लक्स निकालना है। मतलब क्या है, देखिए ये फ्लक्स इस तरह से जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह से फ्लक्स जाएगा। बहुत सारी लाइंस ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फ्लक्स जाएगा। और ये फ्लक्स अभी फ्लक्स बना नहीं है, इसका अभी हमने फ्लक्स का इसका रूपांतरण यानी कि हमने करना है। और हमें इसको फ्लक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी। अब देखिए ना, मैंने कहा था कि ये हमारे पास जैसे मार्कर है, इसके ऊपर नीचे तो हमने दिखा दिया है ना, ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे, नीचे से ऐसे 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 जा रही होगी, फ्रंट से तो ऐसे ऐसे जाएंगी, इस तरह से ऐसे भी निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, और पीछे से भी ऐसे बाहर निकलेगी, तो हर तरफ से निकलेंगी। तो मैंने 4 डायरेक्शन किए, इसके सभी जगह से निकलेंगे। जैसे सुबह सुबह हम कंघी करते हैं, जो रोलर वाला जो हमारा कॉम्ब होता है, उसके जो हेयर्स बाहर आए होते हैं प्लास्टिक के या जिस तरह के भी आप यूज करते हो, तो वो जो पैटर्न है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है ना। अब इसको हमने फ्लक्स बनाना है। फ्लक्स कैसे बनेगा, जल्दी से बोलिए, कमेंट बॉक्स में डालिए इमीडिएटली। वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग बताना कि हाँ कब आपने इसका रिप्लाई किया था, एंड पे नहीं, क्योंकि अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या होगा कि हम, वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो हम जिस तरह की ये पतली सी वायर है, इसके आसपास हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। फ्लक्स बनाने के लिए इसके अराउंड हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, वो इस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे। आपने एग्जाम में इतनी मुश्किल वाली डायग्राम नहीं बनानी, इसमें ज्यादा सा एक कचरा हो जाए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखिए यहां से हमें ये पता नहीं है कहां तक जाएगी ये वाली लाइन, तो हम क्या करेंगे कि हम वैसे मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे एक सरफेस है, ये एक सरफेस हो गई, और ये एक सरफेस ये होगी हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि यहाँ से साफ साफ हो जाए। और एक सरफेस हमारे पास ये होगी, इसकी कितनी तरह सरफेसेस होंगे, 3 सरफेसेस कैसे होगी, जैसे कि अभी मैं 1 मिनट पानी पी लूं। तो जैसे ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल हो गया, ये वाला, ये सर्कल हो गया। चलो ये ओपन नहीं है, ओपन होगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे देख लो, ये सर्कल होगा, तो ऊपर ये कर्व्ड सरफेस होगी ये सिलेंडर की, ठीक है। और इसके बीच में हमने रखा हुआ है इस तरह से, इसको समझ आ गई। तो अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखो वायर बड़ी पतली है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे यहाँ से पास करेंगी, यहाँ से 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 यहाँ से, यहाँ से नहीं पास करेंगी। एक तो है इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट भी होती तो पतली होती, पतली होती तो पतली बहुत पतली है, और इसके इस जगह पे तो चार्ज नहीं आएगा। अगर आ भी जाए, अगर पहले करके वापस सिलेंडर पे ही आ जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने वैसे तो देखो फ्लक्स सिर्फ सिलेंडर से पास कर रहा है, इधर से फ्लक्स नहीं पास कर रहा, ना ही इस तरफ से फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है ना। जो कॉम्ब होता है, जिस जहां से आप हैंडल पकड़ते हो, हैंडल ना थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी टिप होती है जिसमें से कोई इलेक्ट्रिक जो हेयर बाहर नहीं आता, तो सिर्फ यहां से हेयर्स बाहर आते हैं उस कॉम्ब में, ठीक है। तो उसी तरह से ऊपर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, नीचे भी और पीछे भी, सिर्फ वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगे। तो हम 3 सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, कि ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, और सिलेंडर वाली सरफेस ये है। अब हमने यहाँ पे ये वाला जो गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो पहले हम फ्लक्स पास करेंगे, फाइंड करेंगे, सॉरी, फर्स्ट सरफेस से। और फर्स्ट सरफेस अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो ऑब्वियस है, हमें जैसे पहले किया था गॉस थ्योरम के प्रूफ के समय, हम यहाँ पे एक छोटी सी सरफेस इमेजिन कर लेंगे, और इसका एरिया इस तरफ होगा, देखिए इस तरफ। जैसे अगर मैं कहूं कि ये वाली सरफेस है, तो ये बड़ी सरफेस की जगह हम ये छोटी सी सरफेस ले लेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा। तो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको हम ds कैप भी बोल सकते हैं। वैसे ही इसका भी इधर होगा, आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही होता है।
और इसका जो है एरिया वेक्टर हम इसके ऊपर, देखिए सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर है, जैसे ये स्टिकर लगा हुआ है ट्रियो का, तो ऐसे हम छोटा सा सरफेस ले लेंगे यहाँ पे, ऐसे आधा पीछे, जैसे ये ट्रियो, जैसे आपको मैं कह दूं कि ये मेरे पास इस तरह से सरफेस ले लिया मैंने, ठीक है, मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको ये हाफ पोर्शन थोड़ा सा दिखेगा, अगर ध्यान से देखें तो बाकी के पीछे होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक छोटा सरफेस ही ले लेना है और इसका ये जो एरिया वेक्टर है ये ऊपर हो जाएगा, इसको हम ds बोल देते हैं। ये फर्स्ट सरफेस है ds1 आ जाएगा, ये सेकंड सरफेस है ds2 आ जाएगा, और ये थर्ड सरफेस है तो ये ds3 आ जाएगा। अब हम करने क्या वाले हैं, हमने क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, उसको इसके इक्वल रख देंगे, यानी E और S को इसके इक्वल रख देंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हम एरिया फाइंड करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो पहली जो है हमारे पास फ्लक्स फाइंड करना है जिसका हमने, तो हम इस तरह से ये फॉर्मूला लिखेंगे, आप जानते हो, पहले हम थोड़ी सी सरफेस से पता करेंगे, फिर सारी सरफेस का हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तब ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ देख सकते हो, तो दोनों तरफ से हम देखेंगे कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, थ्रू फर्स्ट सरफेस, इसको अगर खोलेंगे तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 क्या होता है, 0, cos 90 क्या होता है, 0। सिमिलरली अगर हम ये वाला वेक्टर यहाँ पे लेंगे, या ये भी ले सकते हो आप कोई भी, फिर भी एंगल दोनों केसेस में क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर ये वाला फ्लक्स 0 है तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने नंबर थोड़े से ज्यादा लेने हैं और इसको थोड़ा सा खींच देते हैं आर्टिकल को, तो ये हमारे पास आंसर इसका भी 0 आ जाएगा। अब बचा भाई साहब ये तीसरी सरफेस, ये वाली। अब ये तीसरी सरफेस इस तरह से है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों चीजें ही सेम डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। तो अब एंगल कितना होगा एरिया वेक्टर के बीच में और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो अब जब हम थर्ड फ्लक्स निकालेंगे, ये मैं अलग से लिख देता हूं, ये हमारे पास आएगा EDS3। अब यहाँ पे थीटा 90 नहीं है, नहीं है, नहीं है, अरे भाई नहीं है, 0, तो cos 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे फ्लक्स बेचारा बच जाएगा। तो कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ पे भी वेक्टर डाल देते हैं। तो ये हमारा, हमने 3 सरफेसेस पे फ्लक्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स को इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। ये अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लिया, चलो तो अभी हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल फ्लक्स क्या था हमारे पास, ये φ1, ये φ2, ये φ3, फर्स्ट वाला 0 था, दूसरे वाला भी 0 था, और तीसरे वाला हमारे पास आया था EDS3 का इंटीग्रेशन। चाहे तो आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये हमारे पास EDS3 आ गया और E फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जहां पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास सरफेस रहेगी तीसरी, ठीक है जी। अब देखिए जो ds है वो सरफेस एरिया है। अब फिर मेडिकल वालों का इम्तिहान, कुछ मेडिकल वाले अच्छे भी होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो हमारे पास ये हमने लिया था सिलेंडर की फॉर्म में, तो ये वाला एरिया तो हमारे काम नहीं है, क्योंकि इधर से फ्लक्स नहीं निकल नहीं रहा, इधर से भी कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा। अब फ्लक्स सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस से निकल रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है। तो वो होता है 2πRh सिलेंडर का, है ना। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये सिलेंडर की लेंथ अगर L है और इसका रेडियस अगर R है, तो ये हम L ले लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2πRL आ जाएगा। देखिए कभी कभार याद नहीं रहता कि देखिए ये सिलेंडर है, जो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRL है, इसको कैसे याद रख सकते हो, ये जैसे एक बैंगल्स होती है ना, तो एक बैंगल की जो सरकमफ्रेंस की वैल्यू है वो 2πR होती है ना। तो
ये थ्रू आउट लेंथ फैली हुई है, तो जब सारी बैंगल्स हम एक इकट्ठी कर दें एक सिलेंडर सा बन जाएगा। 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर इस तरह से करते 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 सारे 2 पाई आर ऐड कर दो, यहाँ 2 पाई आर इंटू एल कर दो, तो हमारे पास ये सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है जी। अब हमने टोटल फ्लक्स को इस भाई साहब के इक्वल रखना है, तो यहाँ पे हमने रख लिया इसके इक्वल। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी मेरा ये आंसर आ गया। हमने निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, अगर ये लिख के आओगे पेपर में, तो अगर ये 3 नंबर की थ्योरी है या आर्टिकल है तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये आंसर में कुछ गड़बड़ है, ये फाइनल आंसर नहीं है, और क्यों नहीं है? ठीक है, हमने पीछे कोई गलती नहीं की, बट फिर भी हमारे पास ये आंसर जो है फाइनल नहीं है। देखिए बड़ा आसान है कि हमने फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ना इधर से पास कर रहा है इधर से पास कर रहा है। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें ना, हम सोचेंगे हम साइंटिस्ट लेवल के बच्चे हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स सिर्फ सिलेंडर की कर्व सरफेस से पास कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू एरिया होता है। एरिया में पता चल गया 2 पाई आर एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो ये तामझाम हमने सिर्फ नंबर लेने के लिए किया है, हमें वैसे पता है कि इधर फ्लक्स 0 है, उसको बताना तो पड़ेगा ना, नंबर तभी आएंगे। तो अब ये वाला आंसर फाइनल क्यों नहीं है, जल्दी से बोलिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्यों फाइनल नहीं है। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमने कहा था भैया कि ये जो वायर है वो फाइनाइट नहीं है, हमारी जो वायर है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट अगर हमारे पास वायर होगी तो हमारे पास चार्ज थोड़ी पता होगा कितना है, हमने चार्ज ले तो लिया बट ये नहीं पता कितना चार्ज है। तो चार्ज इनफाइनाइट है, लेंथ भी इनफाइनाइट है। ये तो चलो हमने जितना सिलेंडर इमेजिन किया उतनी हमने लेंथ ले ली, पर ये तो इनफाइनाइट है। अगर पेपर में फाइनाइट आ जाए तो यहाँ पे कर दोगे, यहां तक कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, चार्ज हमें पता नहीं है। ठीक है, आकाश से लेके पाताल तक तो हमें वायर दे दी, पतली सी वायर, बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट है तो आंसर भी इनफाइनाइट आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है, आंसर हमने यहाँ पे आसपास कहीं पता करना है। ठीक है, तो आप देखिए आसपास अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आसपास के चार्ज का इफेक्ट ही ज्यादा होगा ना, इनफाइनाइट वालों का तो 0 होगा। पर फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको रब कर देते हैं, इसका हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ये हमारा केस हो चुका है। अभी हम रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। तो उसमें क्या है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास इतनी छोटी वायर है, इतनी छोटी है, चाहे इतनी बड़ी है या इससे बड़ी है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर की वायर है ना, ये मान लो ये 4 सेंटीमीटर की वायर, और ये मान लो वो 8 सेंटीमीटर की वायर है। अब मैंने देखा कि ये 2 सेंटीमीटर की जो वायर है उस पे 4 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा चार्ज है 4, ठीक है, और लेंथ है 2, यानी चार्ज है मान लो 4 और लेंथ है 2, हमारे पास 2 आंसर आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली करें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जब ये 2 सेंटीमीटर पे 4 चार्ज आ सकता है, 4 सेंटीमीटर पे कितना आ गया 8, और सेंटीमीटर में 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 कितना आ गया 2। तो इस तरह से इसके लिए अपने आप सोचिए, है ना, अगर 2 पे इतना है, 4 पे इतना, 8 पे कितना होगा। तो हर बार मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या सेम आ रहा है भाई, कितने लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे इतनी सी वायर है, चाहे इतनी सी वायर है, चाहे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, अगर मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, चेयर्स पे बैठे हो, अगर एक चेयर पे एक बच्चा आता है तो ये हो गया बच्चा, ये हो गया चेयर, और उतनी जगह होगी, तो 2 चेयर पे 2 बच्चे आएंगे, 2 चेयर है तो 2 बच्चे आएंगे, फिर आंसर आपका Q बाय L आ जाएगा। अगर 10 चेयर हैं तो 10 बच्चे आ जाएंगे, तो फिर आपका आंसर Q बाय L हो गया। ठीक है ना, एक चेयर पे एक ही बैठाना, भी जोड़ के 2 पे 3 नहीं बैठना। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये जो Q बाय लेंथ है ये हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी।
यानी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी कंसेप्ट हम 8th क्लास से करते आ रहे हैं, 9th में अच्छे से करते हैं, प्लस वन में और अच्छे से करते हैं। तो हमारी जो लेंथ वाइज जो चार्ज की डेंसिटी है वो सेम है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। आप लैम्डा के साथ है इसको लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में कोई और सिंबल दिया होगा। तो देखिए अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, हमने उससे कुछ नहीं लेना, हमने सिर्फ देखना अगर इतनी वायर में चार्ज उतना ही आ रहा है, अगर यहाँ पे डेंसिटी उतनी है, अगर हम वायर बड़ी भी कर देंगे तो भी डेंसिटी वही रहेगी। अगर सारी वायर इनफाइनाइट वायर या उसके आसपास की वायर भी लेंगे तो भी डेंसिटी सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज बाय लेंथ जो है इसको पहले ही हम अलग से लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, अगर ना समझ आए तो दोबारा से इसको देख लेना, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा से कोशिश कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है। हाँ, यहाँ पे रेडियस हमने बताया था कि डिस्टेंस हमने कितनी दूर इससे पता करना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर बात खत्म हो जाती तो और बात थी। कभी कभार क्या होता है, जैसे 4-5 साल पहले ये वाला आर्टिकल पेपर में आया और किसी और तरीके से उसने डाल दिया कि इसका आंसर ये फलाना फलाना प्रूव करो। वो क्या था, अगर मैं कहूं कि आपको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपने देखिए 2k लैम्डा, ओके, और r, ये आंसर प्रूव कीजिए। तो ये किस तरह से करेंगे, जल्दी से बताओ। ये वाला फॉर्मूला ये कैसे बन गया। तो k तो बन नहीं पा रहा ना, क्योंकि k 1/4 पाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए 2 लैम्डा ऊपर हो गया, ये 2 × 2 कितना आ गया, 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, 4 पाई एप्सिलॉन अलग से लिख लिया, 2 लैम्डा बाय अलग से लिख लिया। तो ये हमारे पास k होता है, तो हमारे पास बन गया 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको आ सकता है। कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, कुछ बुक्स में यहाँ पे ही आके ये खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि वायर इनफाइनाइट थी, इसलिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प ली। कुछ बच्चे ना पेपर में लैम्डा को डिफाइन नहीं करते, हाँ, करके लिख देते हैं ये हमारा लैम्डा। लैम्डा कहाँ से आया भाई, लैम्डा लिखना पड़ेगा, इसका हाफ मार्क होता है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखो कि इनफाइनाइट वायर है बट डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। नहीं भी लिखोगे, इवन लैम्डा को अगर डिफाइन कर दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें से हमें पता ये चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर नहीं आ रहा। अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का हम फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होता है k⁻r², तो वो r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये आर स्क्वायर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो E और R के बीच में ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। इस केस में भी इसी तरह से बनता है, मगर यहाँ पे R का स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा जल्दी नीचे चला जाता है, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा क्योंकि इसका R है, ठीक है। अगर हम R को 2 पुट करेंगे तो ये 1/2 होगा, और यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वायर है इनफाइनाइट और एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल है, दोनों के सामने हमने डिस्टेंस सेम लिया है, तो स्मॉल चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जो वायर है। तो इसी के साथ ही हमारा आर्टिकल खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है ड्यू टू, हम कर लेंगे हाँ, थिन शीट की वजह से, थिन और थिक शीट लेंगे चार्ज वाली, वो भी इनफाइनाइट लेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन अच्छा जाए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जिंदाबाद। तब तक के लिए अलविदा।
दिन अच्छा गुजरे आप लोगों का। खुश रहिए, आबाद रहिए। जिंदगी जिंदाबाद।